नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश किशोर त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, नारायण कॉलेज सिकोहाबाद। आज आपको ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन सॉइल के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कार्बनिक पदार्थों का जब हम निस्तारण करते हैं तो मृदा पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ वास्तव में क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जो कार्बन से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो हमें पौधों से, जंतुओं से, जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ जब पूर्ण रूप से विच्छेदित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इनका प्रयोग हम मृदा में फर्टिलाइजर या पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। इन जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, इससे अधिकतर खादें ही बनाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी खादें आती हैं। गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, केचुए की खाद है, सीवेज वाटर को सड़ा करके जो पदार्थ बनता है वो है, स्लग से जो बनता है वो है, मेमने की खाद है, बकरियों से तैयार की गई, बकरियों के विष्ठा से तैयार की गई खाद है। और जितना भी कूड़ा कचरा जो शहरों में या फैक्ट्रियों में एकत्रित होता है, जो कार्बनिक इन नेचर होता है, वो है जब इन पदार्थों को जीवाणुओं की उपस्थिति में डिकम्पोज किया जाता है, सड़ाया जाता है, विच्छेदित किया जाता है, तो जो पदार्थ बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट। बहुत बड़ी समस्या है इस व्यर्थ पदार्थ के डिस्पोजल की कि हम उसका निस्तारण कहाँ करें। अधिकतर क्या किया जाता है, ऐसे व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण हम मृदा में ही करते हैं। कहाँ करते हैं? देखा होगा कि शहर के किनारे बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं, बीच में कभी कहीं शहर के आउटर एरिया में, कभी कभी जो रेवाइंस होती हैं, नदियों की गड्ढे होते हैं, उनमें हम शहर का कूड़ा करकट एकत्रित कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया जाता है, उस कूड़ा करकट में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। जैसे पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक होती है, लकड़ी तो कार्बनिक पदार्थ में आ गई। अन्य चीज़ें जितना भी हमें फैक्ट्री वेस्ट मिलता है, केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम एकत्रित करके शहर के किनारे या किसी गड्ढे में डाल देते हैं, ये वेस्ट होता है। इसको हम डिस्पोजल करते हैं। अब बात आती है कि इस डिस्पोजल को हम, इस वेस्ट का डिस्पोजल हम कुशलता से कैसे करें, इसका हम कैसे कैटेगराइज करें, इसको हम कैसे विभाजित करें। तो ये हमारी जागरूकता के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना सड़ने योग्य पदार्थ है, उस सड़ने योग्य पदार्थ को हम अलग, और जो न सड़ने योग्य पदार्थ है उसको अलग। जो सड़ने योग्य पदार्थ है उस पदार्थ को हम खाद बनाने में प्रयोग करें, और जो न सड़ने योग्य पदार्थ है, रिसाइकिल होने योग्य पदार्थ है, उसका हम रिसाइकिल वाले साइड में डाल करके रिसाइकिल के लिए प्रयोग करें। और नहीं तो क्या होगा, ये देखा, जब हम इन चीज़ों को, इन व्यर्थ पदार्थों को हम मृदा में डालते रहेंगे, तो न केवल मेरी मृदा बल्कि हमारा वाटर रिसोर्स, वाटर का सोर्स जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी प्रभावित होगा। तो जब प्रभावित होगा तो मृदा हमें उत्पादन देती है, मृदा से हम अन्न उगाते हैं, और पानी हम पीते हैं, और वायु से हम सांस मिलती है। तो जब तीनों चीज़ें हमारी प्रभावित
होंगी। कहने का मतलब पूरा ब्रह्मांड प्रदूषित हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मृदा प्रभावित होगी। मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक सारी दशाएं बदल जाएंगी। मृदा बंजर हो जाएगी इसके पदार्थ के डिस्पोजल होने से। और क्या होगा, ये मृदा से रासायनिक पदार्थ धीरे 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 नीचे वाटर लेवल में चले जाएंगे और नीचे हमारे पानी को भी प्रदूषित कर देंगे। और क्या होता है, जब ये पदार्थ सड़ेगा, ये पदार्थ गलेगा, तो विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें क्या होंगी, ये गैसें ऊपर जाकर के हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित करेंगी। ऐसा करने से हम धीरे धीरे अपनी ही रेस को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बड़ी कुशलता से अपने जो भी डिस्पोजल के सोर्सेज हैं उनको हमें डिस्पोजल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए कैटेगराइज करके ही हम अपने व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण करें तो उचित होगा। इसके लिए हमें सामाजिक जागरूकता लानी पड़ेगी। इसके लिए हमें जगह जगह जाना पड़ेगा, गोष्ठियाँ करनी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा, तो तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, वेस्ट को एकत्रित किया और उन्होंने जहाँ पे कचरा डाला जाता है वहाँ एकत्रित करके फेंक दिया और उसमें उन्होंने वेस्ट को अलग अलग नहीं किया। गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था भी की है कि आप ऐसा पदार्थ जो सड़ने योग्य है उसको अलग डालें और न सड़ने योग्य है उसको अलग डालें। बड़े बड़े शहरों में ऐसी व्यवस्था अब चालू है। छोटे शहरों में हमें जागरूकता लानी पड़ेगी, तभी हम इस मृदा को बचा पाएंगे, तभी हम जल के स्रोत को बचा पाएंगे, तभी हम पानी के सोर्स को अच्छी से बचा पाएंगे। जो व्यर्थ पदार्थ होता है, जो सड़ने योग्य व्यर्थ पदार्थ होता है, अभी हम सड़ने योग्य व्यर्थ पदार्थ की बात करेंगे। जो सड़ने योग्य व्यर्थ पदार्थ होता है उसमें वनस्पतियाँ होती हैं, जंतुओं और जीवों के अवशेष होते हैं, अन्य बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे जटिल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, हेमीसेलुलोज है, शर्करा है, वसा है, वसीय यौगिक होते हैं, लिग्निन होता है, क्रूड प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। क्यों? जैसे फलों का वेस्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, अनाज है उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, कुछ वसीय तत्व होते हैं वो भी उसमें पाए जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, इसमें इनकी मात्रा अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शर्करा में 1.5, हेमीसेल्यूलोज 10 to 28%, सेल्यूलोज 20 से 25%। ये देखिए वसीय अम्ल 1 से 1.8%, लिग्निन 10 से 30% पाई जाती है, क्रूड प्रोटीन 1 से 15% तक पाई जाती है। ये जो जितनी भी पदार्थ हैं इनकी मात्रा उनकी जात, आय और वातावरण के ऊपर भी निर्भर करती है। अब हमने देखा कि जो कार्बनिक पदार्थ, इससे जुड़ा हुआ एक शब्द आता है ह्यूमस। आपने अधिकतर सुना होगा। ह्यूमस एक ऐसा पदार्थ होता है कि ये सड़ने और गलने के पश्चात इतना फाइन दिखाई देता है कि हमें किसी प्रकार से ये पता नहीं लगता है ये कार्बनिक पदार्थ, ये पदार्थ किससे बना हुआ है। हम बिल्कुल नहीं पता लगा पाते हैं। ये गहरे काले और बादामी रंग का होता है, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ये बनाया जाता है और इसके विच्छेदन से बने कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित अवयवों की मात्रा में क्या होता है, डिफरेंस होता है, बदलाव होता है। जैसे इसमें बदलाव लिग्निन और प्रोटीन की मात्राओं के कम या अधिक होने के कारण होता है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोटीन और लिग्निन से प्राप्त होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसकी डेफिनेशन अलग अलग समय पर अलग अलग दी है। जैसे कि ह्यूमस पौधों, जंतुओं और जीवाणुओं पदार्थों के समान एक प्राकृतिक संकलित पदार्थ है। कैसा है? ह्यूमस इज ए नेचुरल बॉडी, इट कंपोजिट entity just as a plant, animal, microbial substance or
और क्या कहा, इसमें बक्समैन और अय्यर के अनुसार ह्यूमस रूपांतरित होता है। कैसा होता है ये? रूपांतरित, बदला हुआ रूप होता है लिग्निन और प्रोटीन का, और जिसका संगठन विभिन्न मृदाओं में अलग अलग होता है। अब पता नहीं किस पौधे का वेस्ट है, जो वेस्ट जिस पौधे का होगा उसी के हिसाब से उस ऑर्गेनिक मैटर का, उस ह्यूमस का संगठन होगा। ह्यूमस के संगठन में देखा गया है कुछ ह्यूमस बहुत जल्दी फाइन हो जाता है, कुछ बहुत टाइम लेता है। ये डिपेंड करता है लिग्निन और प्रोटीन की मात्रा पर। देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए हल्के भूरे रंग का जटिल पदार्थ होता है, पानी में अवलेय होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग 58% पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 3 से 6% पाई जाती है। ये कॉलाइडल प्रॉपर्टीज़, ब्राउनिन मूवमेंट, जब हम इसको देखते हैं तो कॉलाइडल प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ब्राउनिन मूवमेंट होता है। ये देखिए परिपक्व पौधे में कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित अवयवों का प्रतिशत कितना होता है। देखिए परिपक्व पौधों में सेलुलोज 20 से 50% होता है, हेमीसेलुलोज 10 से 30% होता है, लिग्निन 10 से 30% होता है, प्रोटीन 1 से 15% होता है, और मोम तथा चिकनाई 1 से 8% होता है। इन सब में देखा जाए तो लिग्निन में 35 से 50% तक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। इसके साथ साथ ये 28 से 35% तक इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। ये देखिए ह्यूमस का निर्माण अब कैसे होता है। ह्यूमस का निर्माण विच्छेदन के अंतर्गत पादप के अवशेष, जैसे कि मैंने बताया पादप के व्यर्थ पदार्थ, जिसमें डंठल है, पत्ती है, फूल है, फल है, जड़ है, के साथ जीवाणुओं की कोशिकाओं में संचित अवयवों तथा कुछ दूसरे प्रकार के मध्यम एवं अंतिम उत्पादों से होता है। इसका संगठन निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि इसका विच्छेदन जीवाणुओं द्वारा होता ही रहता है। यह माना जाता है कि ह्यूमस केवल एक वर्ग विशेष का अवयव नहीं है, बल्कि निर्माण की विभिन्न स्थितियों में बना एक संकीर्ण पदार्थ है। ह्यूमस का निर्माण यथाक्रम तरीके से एक चित्र बनाया है, उस चित्र में दर्शाया गया है। मृदा में कार्बनिक अवशेष पूरी तरह से विच्छेदित नहीं होते हैं, एक के बाद एक अवयव का निर्माण करते हैं। कार्बनिक अवशेषों से प्राप्त ह्यूमस में शीघ्रता से विच्छेदित पानी में घुलनशील अवयवों, जैसे कौन कौन से घुलनशील अवयव होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज के साथ लिग्निन और उनकी यौगिक तथा वृद्धि की गई प्रोटीन की उपस्थिति होती है। जो भी विच्छेदित पदार्थ होता है उसमें हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन और प्रोटीन पाया जाता है। लिग्निन प्रायः पादप अवशेषों के रासायनिक परिवर्तन के बाद बनता है। लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस होता है, जो कि 6 कार्बन चक्र से इसकी बनावट होती है। एंजाइमिक विच्छेदन के प्रति अवरोधी ये होता है। यह इस प्रकार ह्यूमस में लिग्निन और प्रोटीन दोनों यौगिकों का संचयन होता है। चिकनाई और मोम पदार्थ मध्यम प्रकार के विच्छेदन प्रतिरोधक हैं। ये रोकते हैं किसको, विच्छेदन को। अगर चिकनाई पाई जाएगी तो डिकम्पोजिशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ऐसी स्थिति में चेक हो जाती है, रुक जाती है। मृदा में लिग्निन, अमीनो अम्ल तथा दूसरे यौगिक मिलकर एक संकीर्ण प्रतिरोधित यौगिक बनाते हैं। मृदा में प्रोटीन शीघ्र ही विच्छेदित हो जाती है। ह्यूमस में प्रोटीन का संचय कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें से पहली प्रक्रिया प्रोटीन अणुओं को मृत्तिका खनिजों की सतह पर अचूर्ण पाया जाता है, जो विच्छेदन के प्रति अवरोधी माना जाता है। इस कारण एंजाइम ही प्रोटीन का विच्छेदन करते हैं। ये मृत्तिका खनिजों द्वारा अधिसूचित होते हैं। ये देखिए कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन में लिग्निन से कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक की बढ़ोतरी होती है। ये फिनोलिक जो बढ़ता है, कार्बोलिक्स और फिनोलिक वर्गों के साथ साथ रहने से बफर
का विस्तार बढ़ता है, अर्थात मृदा की क्षारीय अवस्था में हाइड्रोजन निकलती है तथा मृदा की अम्लीय अवस्था में हाइड्रोजन जुड़ती है। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन को निकालने और जोड़ने का कार्य करता है। फिनोलिक वर्ग अधिक कमजोर होता है। ये देखिए, ह्यूमस में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। इसमें कुछ नाइट्रोजन पेप्टाइड के रूप में तथा कुछ लगभग 50 से 70% कार्बनिक रिंग के रूप में होती है। ये रिंग बड़ी मुश्किल से टूटती है। इस प्रकार सल्फर कुछ अमीनो अम्ल तथा कुछ दूसरे रूपों में ह्यूमस के अंदर पाया जाता है। ह्यूमस के निर्माण में कार्बनिक पदार्थ का CN अनुपात में कमी आ जाती है। यह अनुपात उच्च स्तर के पादप कार्बनिक पदार्थ में 25 से 100 तक तथा कम स्तर वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे बैक्टीरिया में लगभग 10 पाया जाता है CN रेशियो। इसी प्रकार कार्बनिक और सल्फर का अनुपात भी घटता है। ह्यूमस क्या होता है? एक अस्थायी पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की क्रियाशीलता या क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, इसलिए इसका रासायनिक संगठन हमेशा अनिश्चित रहता है। फिर भी विलेयता के आधार पर इसको हम फैल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमन में विभाजित करते हैं। दो फैल्विक एसिड प्रथम दो फैल्विक तथा ह्यूमिक अम्ल तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होते हैं। इसमें घुलनशील होते हैं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। विलयन का अम्लीय माध्यम करने से ह्यूमिक अम्ल अवक्षेपित हो जाता है और बाहर आ जाता है। ह्यूमिक की पहचान तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में अवलेय होने से की जाती है। देखिए, ह्यूमस के विभिन्न अवयवों का विवरण दिया हुआ है। गहरे रंग के ह्यूमिक पदार्थ, देखिए ये देखिए अघुलनशील ह्यूमेन तथा अवक्षेप ह्यूमिक अम्ल। ये देखिए कैसे होता है। मृदा में ऑर्गेनिक पदार्थ का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ का फॉर्मेशन, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है इससे कैसे हम ऑर्गेनिक पदार्थ का, ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है। ये जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि वनस्पतियों तथा जंतुओं के अवशेष होते हैं, इसमें जैसा बताया गया है कि शर्करा है, प्रोटीन है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, लिग्निन है, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। ये इनका एक लेवल होता है कि कौन कितनी जल्दी डिकम्पोज होगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि शर्करा तथा जल विलेय प्रोटीन का विच्छेदन सबसे पहले होता है तथा शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है, हेमीसेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, इसका विच्छेदन क्रमशः होता रहता है। लिग्निन वसा तथा मोम आदि का विच्छेदन धीरे धीरे होता है। सभी पदार्थों का विच्छेदन विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं और कवकान के ऊपर और दूसरे प्रकार के अन्य छोटे जीवाणुओं के ऊपर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज की तुलना में लिग्निन और वसा के विच्छेदन में कम ऊर्जा निष्कासित होती है। शर्कराओं के टूटने से मध्यमवर्ती यौगिकों जैसे लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड का निर्माण होता है। इनकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ होकर ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वसा, तेल तथा मोम आदि शर्कराओं की भांति विच्छेदित करती है। ये सभी पदार्थ बनते हैं जो शर्करा और प्रोटीनों से उत्पन्न होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की संरचना क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है, क्योंकि निर्मित पदार्थ की संरचना को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है? एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया कार्य करते हैं। जो एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं ऐसे पदार्थ में बदबू नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है। बट जो एनारोबिक दशा में जो सड़ान होती है, जो ऑर्गेनिक पदार्थ सड़ता है, वेस्ट सड़ता है, उसमें बदबू आती है। देखिए इसमें एनारोबिक दशा में क्या होता है, जिसमें स्मेल आती है, एमाइंस और मर्केप्टेंस बनते हैं, जिसके कारण दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। जो मर्केप्टेंस, जो एमाइंस होते हैं, जिनकी स्मेल आती है जब कोई पदार्थ सड़ता है, और जब एरोबिक में तो ऐसी स्मेल नहीं आती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो विघटन होता है,
निम्न तरह से इसमें साधारण शर्करा सेलुलोज पाए जाते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु होते हैं। इनका विच्छेदन जीवाणुओं द्वारा होता है। सबसे पहले सरल शर्कराओं का इससे संबंधित यौगिकों जैसे सेलुलोज, स्टार्च का विच्छेदन होता है। ये देखिए, सेलुलोज का विच्छेदन हुआ ग्लूकोज में, स्टार्च का विच्छेदन हुआ माल्टोज में, और माल्टोज का विच्छेदन हुआ फिर ग्लूकोज में। ये धीरे धीरे विच्छेदन चलता रहता है, डिकम्पोजिशन चलता रहता है। निर्मित ग्लूकोज से ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल बनते हैं। कभी कभी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में विच्छेदित हो जाता है। इसको हम निम्न रासायनिक क्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं। ये देखिए, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये देखिए साइट्रिक अम्ल बनता है, और ये स्टार्च के साथ क्रिया करके ऑक्जेलिक एसिड बनता है। और ये देखिए, ग्लूकोज जो है 6CO2 और 6H2O में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, और ये देखिए एल्कोहल बनता है C2H5OH। ये देखिए, ग्लूकोज से फिर ब्यूटारिक एसिड बनता है, और ग्लूकोज से फ्यूमिक अम्ल इथाइल एल्कोहल बना, और इथाइल एल्कोहल फिर एसिटिक अम्ल में बनता है। ये एसिटिक अम्ल फ्यूमिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से हेमीसेलुलोज का भी डिकम्पोजिशन होता है। हेमीसेलुलोज का डिकम्पोजिशन अधिकतर कवक के द्वारा होता है। इसमें विच्छेदन में हेक्सोज, पेंटोज, हेक्सयूरोनोज अम्ल बनते हैं। विभिन्न प्रकार की सरल शर्कराएं तथा पॉलीयूरोनाइड भी बनते हैं। जीवाणु इन शर्कराओं को भोजन के रूप में ले लेते हैं। ये देखिए, प्रोटीन का विच्छेदन भी होता है। प्रोटीन अधिक परमाणु भार वाले जटिल पदार्थ होते हैं। अधिकांश इनमें पेप्टाइड बंधन से संयुक्त अमीनो अम्ल की श्रृंखला पाई जाती है। इनका विच्छेदन जीवाणुओं तथा प्रेरकों द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहले यह पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में विच्छेदित होता है। अमीनो अम्ल जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल तथा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों में बदल दिया जाता है। अब इसमें भी एरोबिक कंडीशन में मर्केप्टेंस और एमाइंस बनते हैं, जो दुर्गंध युक्त बदबू छोड़ते हैं, जबकि एरोबिक कंडीशन में अमोनिया का निर्माण होता है। देखिए, प्रोटीन से किस तरह से, देखिए यूरेज एंजाइम, ये देखिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन के पदार्थों का भी समावेश होता है। इसमें मुख्य यौगिक यूरिया, प्यूरिन्स, कोलिन्स और साइनामाइड आदि हैं। ये यौगिक भी जीवाणुओं के प्रभाव से विच्छेदित होते रहते हैं। यूरिया के विच्छेदन यूरेज एंजाइम द्वारा CO2 और अमोनिया में हो जाता है। NH2CO NH2 दैट इज ए यूरिया। यूरिया जब पानी के साथ क्रिया करती है, यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए, ह्यूमस के विच्छेदन की प्रक्रियाएं, ये पादप पदार्थ हैं, ये मृदा युक्त पदार्थ हैं। मृदा में क्या होता है, घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक और क्षार, ये ह्यूमस न्यूक्लियस में चले जाते हैं। और देखिए, ये 4 प्रकार के पदार्थ हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, स्टार्च, शर्करा, तेल, चिकनाई, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, लिग्निन, ये सब विच्छेदित होकर के नीचे आ जाते हैं। कार्बनिक अम्लों के बीच ये आकर के देखिए CO2, H2O, और ये सूक्ष्म जीवों के विच्छेदन के द्वारा अमोनिया और नाइट्रेट और नाइट्रेट बनाते हैं। और ये जीवाणुओं के साथ, ये देखिए प्रोटीन के साथ ही प्रोटीन बना देते हैं। ये प्रोटीन ह्यूमस बना देता है, और फिर ये देखिए चिकनाई युक्त पदार्थ ये जाकर के लास्ट में ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है। ये ह्यूमस जो है, चिकनाई और मोम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इसी तरह से एक अघुलनशील जटिल पदार्थ जो होता है वो लिग्निन होता है। ये लिग्निन जो है, इसका रासायनिक संगठन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये बहुत ही हार्ड होता है। लिग्निन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की तुलना में लिग्निन का विच्छेदन बहुत ही कम होता है। ये देखिए, ये क्या करता है, ये संकीर्ण पदार्थ पर जीवाणुओं की प्रतिक्रिया शीघ्रता एवं तीव्रता से नहीं होती, क्योंकि हार्ड होता है। जब हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना बहुत ही आवश्यक है। क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। जब कार्बनिक पदार्थ का महत्व हजारों साल से अनाज उत्पादन में आंका जाता है। जर्मन वैज्ञानिक लीविंग ने 1900 में सूचित किया था कि पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ से निर्मित मृदाएं
प्राकृतिक रूप से अनुपजाऊ हैं। आंशिक कार्बनिक युक्त मृदाएं अपने भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों से अच्छी होती हैं, क्योंकि ऐसी मृदाओं की उत्पादकता अधिक होती है। भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस औसतन निम्न स्तर तक पाया जाता है। इसमें से शुष्क पदार्थों की लाल मृदाएं अधिकांशतः निम्न स्तर में होती हैं, जिसके कारण ये मृदाएं बहुत ही कम उर्वरकता की मानी जाती हैं। फसलोत्पादन संबंधित अनुसंधान कार्यों के परिणाम से पाया कि कार्बनिक पदार्थों या ह्यूमस का महत्व मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों को सुधारने में देखा गया है। इसका प्रभाव कुछ प्रमुख मृदा गुणों पर निम्न प्रकार से पड़ता है। कार्बनिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने का कार्य करता है। इसमें से धनायन विनिमय प्रमुख है। कार्बनिक पदार्थ से ह्यूमस बनने की क्रिया में लिग्निन के परिवर्तन से कार्बोक्सिलिक फिनोलिक ग्रुप बढ़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन दोनों ग्रुपों के हाइड्रोक्सिल आयन धनायन तथा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। धनायन विनिमय के तल पर कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आदि तत्व अधिचूषित कर लेते हैं। जो धनायन विनिमय होता है उस पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि तत्व ऐड हो जाते हैं, जिससे मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। देखिए ये देखिए, उपयुक्त समीकरण से पानी के घुलनशील पोटेशियम क्लोराइड, पानी में घुलनशील पोटेशियम क्लोराइड ह्यूमस से प्राप्त कार्बोक्सिलिक यौगिक के हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है, जिससे पोटेशियम द्वारा हाइड्रोक्साइड प्रतिस्थापित हो जाता है। पोटेशियम संकीर्ण मृत्तिका पर अधिसूचित होकर लीच होने से बच जाता है। इससे पोटेशियम क्या हो जाता है? लीच होने से बच जाता है। मृदा में इस तत्व की कमी नहीं हो पाती। पौधे एवं जीवाणु इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस एक सामान्य अम्ल जैसी क्रिया करता है। ये देखिए, इसमें नम प्रदेशों में मृदा संकीर्ण पर हाइड्रोजन धनायन की प्रधानता होती है। कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलय होकर कार्बनिक अम्ल बनाता है। यह मृदा संकीर्ण पर उपस्थित कैल्शियम धनायनों को प्रतिस्थापित करके मृदा में अम्लीयता उत्पन्न करता है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम के कारण जो अपकीर्ण अवस्था में होती है, इससे इनका संगठन डिसफेकुलेट हो जाता है। मृदा में जल प्रवेश, पौधों की जड़ों का विकास और जुताई आदि अन्य कृषि कार्यों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मृदा में अभेद्यता के कारण वायु का अभाव हो जाता है तथा एरोबिक अवस्था आ जाती है। ऐसी मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस डालने से मृदा संकीर्ण में उपस्थित उदासीन लवण जल में विलय हो जाते हैं तथा मृदा फ्लोकुलेट हो जाती है। मृदा में जो ह्यूमस सिलिका दोनों पाई जाती है, मृतिका सिलिका, ह्यूमस सिलिका, तथा ये दोनों मिलकर एक संकीर्ण ह्यूमस मृतिका सिलिका का निर्माण करती हैं। ह्यूमस सिलिका कणों के संगठन में उपस्थित लिग्नोप्रोटीन तथा पॉलीयूरेनाइड आदि यौगिक मृदा अवयवों के साथ क्रिया करके प्रतिरोधित जटिल यौगिक बनाता है। यह काफ़ी वर्षों तक मृदा में टिकाऊ रहकर पोषक तत्वों को धीरे धीरे मुक्त करने का कार्य करता है। देखिए, मृदा चिलेटिंग का काम करता है। ये ह्यूमस जो है मृदा से मिलकर सॉइल चिलेटिंग का काम करता है। मृदा सिलिका के समान ह्यूमस सिलिका डबल लेयर साइकिल में पाई जाती है। इसके भीतर में असंख्य ऋण विद्युत आवेश, ये देखिए नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आदि जो बाहरी शरण में है असंख्य धनायों की पंक्तियां होती हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की उचित मात्रा के इस्तेमाल से धनायों और ऋणायों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो ह्यूमस का ही मुख्य अंग होता है जो नाइट्रोजन सप्लाई करता है, जिससे कि पौधे कार्बनिक पदार्थ एंजाइमिक एक्टिविटी द्वारा प्रोटीओजेज पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स अमीनो एसिड अमोनिया से नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से फास्फोरस तथा सल्फर दोनों ही ह्यूमस के अवयव होते हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी इनके डालने पर मृदा में अच्छी हो जाती है।
इस देखिए फास्फोरस जो पोटेशियम अधिकांशतः मृदा जल में अविलेय होते हैं। जैसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस या कार्बनिक सड़ा हुआ पदार्थ इसमें डालते हैं, ये विलेय हो जाते हैं और पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात आती है तो है ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे जिनको कि ऑर्गेनिक इन नेचर थे, जब हमने इसको डाला तो हमारी मृदा में लाभदायक प्रभाव हुए। अब हम जब जितने भी व्यर्थ पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक थे, इनको जब हम मृदा में डाल देते हैं, जब हमने सॉइल में इसको हमने डिस्पोजल किया, तो क्या होता है कि मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषण क्या होता है? ये प्रदूषण अनडिजायरेबल चेंज इन एनी सब्सटेंसेस, और जो प्रदूषक जो सब्सटेंस होते हैं वो पॉल्यूटेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं। देखिए ये पॉल्यूटेंट कहाँ से मिलते हैं? बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, किसी न किसी रूप में पर्यावरण में ये आ जाते हैं और हमारे वाटर लेवल में विभिन्न प्रकार की हैवी मेटल्स को ऐड कर देते हैं। देखिए जल में इन्होंने ऐड किया है जल, वायु और मृदा में उपस्थित सूक्ष्म और भारी तत्वों की मात्रा। जस्ता है, कॉपर है, मैंगनीज है, इनके बहुत स्रोत हैं। जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो कॉपर बेस होते हैं, मरकरी बेस होते हैं। वो जब हम प्रयोग करते हैं तो वो जो जिसके ऊपर बना हुआ है पेस्टिसाइड चिपका हुआ है, पेस्टिसाइड तो यूज हो जाता है, लेकिन मूल पदार्थ मृदा में रह जाता है। धीरे धीरे वो हमारे वाटर सोर्स में आकर के हमारे वाटर सोर्स को प्रभावित करता है। इसी तरह कैडमियम है, सीसा है, निकेल है, मरकरी है, सेलेनियम है, आर्सेनिक है, इनकी मात्रा हमारे मृदा में आ जाती है। जल में देखिए कितना, वायु में देखिए इतना, और मृदा में ये स्थिति होती है, हैवी मेटल्स हमारी मृदा में, वायु में, जल में आ जाते हैं और जल, वायु और मृदा के मुख्य संगठन को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव होता है ऑर्गेनिक वेस्ट के डिस्पोजल का। ये प्रभाव होता है यदि हम बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने कार्बनिक पदार्थ का निस्तारण नहीं करते हैं। तो अब मृदा कैसे प्रदूषित होती है? देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि एक नेचुरल कारण भी होता है, एक मैन मेड भी कारण होता है। प्राकृतिक कारण क्या होता है कि चट्टानों पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत धीमी गति से लगातार ये चलता रहता है प्राकृतिक प्रदूषण। इसे प्राकृतिक स्थल जैसे भूमिक्षरण, अम्लीयता, लवणीयता, ये सारी क्या है? ये प्राकृतिक प्रदूषण है। और मानवजन्य प्रदूषण कौन है? मानव की विनाशकारी लीला के कारण, जैसे अधिक जुताई है, ढाल के अनुसार खेती और फसलों से अधिक रसायन दवाओं का प्रयोग और अनुपचारित मल के द्वारा सिंचाई, बहुत सारे बेकार पदार्थों को नदियों में छोड़ना, नालों में फेंकना, ये सब कारण हैं मानवजन्य। जैसे देखिए प्रदूषकों के प्रकार, गैस भी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्रेशर का धूल, कोयले की राख, मरकरी, सीसा, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा, टिन, ये सारी क्या है? ये धातुएं हैं जो कि हम विभिन्न व्यर्थ पदार्थों से मृदा में प्रवाहित करते रहते हैं। ये क्या होता है? जितना भी वेस्ट होता है सिटी का और फैक्ट्री का, वो सब ये वेस्ट के द्वारा ये सब धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। कार्बनिक पदार्थ है, देखिए ईथर है, बेंजीन है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, परमाणु रिएक्टर के द्वारा, रेडियोधर्मी औषधियों के द्वारा, कृषि रसायन, कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, कृमिनाशी और उर्वरकों का प्रयोग मृदा में प्रदूषण की स्थिति ला देता है। बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे देखिए डोमेस्टिक वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें घरेलू कचरा होता है। घरेलू कचरे में जो डेली सब्जियों, धूल, रद्दी के कागज़ टुकड़े, कांच, प्लास्टिक, चीनी के बर्तन, टायर, प्लास्टिक, पत्तियां, रसोई का कचरा, सब्जी, दाल, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, ये डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं। और नगरीय वेस्ट क्या होते हैं? जैसे भोज्य पदार्थ, पैकिंग का सामान, रबड़, कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, लोहे की रद्दी,
लोहे की रद्दी, कांच की बोतलें, डिब्बे, क्रॉकरी और मकानों आदि से तोड़ा गया कबाड़। इसके अलावा अवशिष्ट पदार्थ इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसमें कि हैवी धातुएं होती हैं, जस्ता, सीसा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, तांबा, लोहा और विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ। एग्रीकल्चर वेस्ट में पुआल, जितने भी ज्वार, बाजरा, भूसा, डंठल, ये सब कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, ये सारे पदार्थ जो होते हैं कृषि अवशिष्ट होते हैं। अब अन्य प्रकार के अवशिष्ट भी कुछ पाए जाते हैं, जो अम्लीय पदार्थों के अवशिष्ट होते हैं, क्षारीय पदार्थों के अवशिष्ट होते हैं, रेडिएशन के भी अवशिष्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी होता है, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि। ये क्या है? ये सब कहाँ जाते हैं? मृदा में ही तो फेंके जाते हैं। अब डिस्पोजल के रूप में जब हम मृदा का प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक पदार्थ का वेस्ट प्रोडक्ट मृदा में मिल जाता है। तो ये क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है मृदा का प्रदूषण। ये देखिए मृदा का प्रदूषण, इसमें क्षारीयता आ जाती है। मृदा के प्रदूषण से क्या होता है? क्षारीयता हो जाती है, अम्लीयता हो जाती है, मृदा का आवर्तन हो जाता है। ये देखिए, ये कुछ कीटनाशी जो हैं इनका प्रयोग मृदा में दिखाया गया है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ हैं, इन अवशिष्ट पदार्थों के प्रयोग से हमारी मृदा प्रदूषित हो जाती है। रेडियो एक्टिव कुछ पदार्थ हैं, इनसे हो जाती है। और अवैज्ञानिक खेती भी हम जब करते हैं, असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग भी मृदा को खराब करता है, मृदा पर प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त देखिए औद्योगिक जो जल है वो भी देखिए, सीवेज में सूक्ष्म और भारी तत्वों की मात्रा पाई जाती है। ये भी डिस्पोजल ही तो है, ऑर्गेनिक वेस्ट ही तो है। देखिए सीवेज से, ट्यूबवेल से कितना जस्ता, कितना देखिए लोहा, जस्ता, कॉपर, कैडमियम, सीसा, ये सब हमें प्राप्त होता है। इस सब को हम मृदा में ही डाल करके मृदा को खराब करते हैं। मृदा प्रदूषण और नियंत्रण और प्रबंधन भी बहुत ही आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि प्रदूषित वायु और जल का संयुक्त प्रभाव मृदा प्रदूषण पर होता है। वायु प्रदूषण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड मृदा को प्रदूषित करती है। इससे मृदा में उपस्थित क्षारीय पदार्थ नष्ट होते हैं तथा मृदा का पीएच बदलता है। इसी प्रकार जल प्रदूषण और मृदा से में घुलनशील तत्वों का संग्रह होता है और उनकी अधिकता पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक विषैली एवं रोग जनित मानी जाती है। ये देखिए आंतरिक निरंतर कैसे करें, इसमें सभी उपाय शामिल हैं जो मृदा से पहले से उपस्थित विकारों जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, भारी तत्वों की विषैलता आदि को दूर करने के लिए किए जाते हैं। क्षारीयता संबंधित नियंत्रण, लवणों का उन्मूलन करें, मृदा सतह से बाष्पीकरण को रोकें, सोडियम लवणों का विस्थापन करें और लवण तथा क्षार सहनशील फसलों की जातियों और प्रजातियों का हम चयन करें। कौन कौन सी देखिए होते हैं फसल सहिष्णु फसलें। देखिए अम्लीयता संबंधित भी नियंत्रण करें, भारी तत्वों की विषैलता संबंधित नियंत्रण करें, जो भी हैवी मेटल्स हैं उनका हम नियंत्रण करें। उर्वरकों और खादों का प्रयोग बड़े सूझबूझ के करें कि हमें कौन सी खाद डालनी है। मृदा परीक्षण करके ही हम उत्तम फसल उत्पादन लें और अगर हो सके तो कार्बनिक खादों का प्रयोग करके हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। और भी बहुत सारे नियंत्रक हैं जैसे बाह्य नियंत्रण, इसके अंतर्गत भी सभी उपाय शामिल होते हैं जो जल और वायु प्रदूषणों के प्रभाव से कम करने में सहायक होते हैं। कूड़ा करकट संग्रह का उचित स्थान और उठान करें। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अव्यवस्थित तरीके से फेंके गए कूड़े करकट को फैलने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए संग्रह करने का स्थान चुनाव करें। जल स्रोतों, तालाब, नालों, कुओं तथा हैंडपंपों के नज़दीक न करके शहर के किसी बंजर स्थान पर हम इसका निस्तारण करें। कूड़ा करकट एक जगह पर गड्ढा खोदकर या कूड़ा घर बनाकर डालना चाहिए। गड्ढे को भरने से पहले उसके चारों ओर पॉलीथीन का अस्तर बिछावन लगा देना चाहिए, जिससे कि गड्ढे में पानी भर जाने से अघुलनशील लवण नीचे भूमि में न चले जाएं। पानी के स्रोत को गंदा न करें, इससे हमें बचना होगा। कूड़ा करकट के निस्तारण के लिए हमें
अलग अलग पदार्थों को एकत्रित करना पड़ेगा। ज्वलनशील अज्वलनशील दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कांच, शीशे के टुकड़े, पट्टा, उसके टुकड़े जलाने या फिर उन्हें पुनः रिसाइकलिंग करके चीज़ों को बनाने में उनका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जैसे कूड़े करकट में उपस्थित कंपोस्ट लायक जैविक पदार्थ जैसे लकड़ी का बुरादा, राख, पेड़ पौधों की टहनियाँ आदि अवशेषों को, मवेशियों से निकला मल मूत्र, इसका हम उपयोग खाद बनाने में करें, इनका हम अलग निस्तारण करें और जो अन्य चीज़ें हैं उनका हम अलग निस्तारण करें। गंदे नाले से बाहित जल के साथ घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को द्रवीय कूड़ा करकट या कचरा कहते हैं। इसकी विषैलता को समाप्त करने के लिए हम जल शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं अपनाएं और जिससे कि इनकी अशुद्धता खत्म हो जाए। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इस नाइट्रोजन की मात्रा को हम पूरी तरह से कृषि में प्रयोग में लाएं और हम उसको साफ करके ही उसको हम प्रयोग में लें, तभी हमें उचित परिणाम मिलेंगे। कृषि अवशिष्ट का उचित इस्तेमाल करें। जितने भी अवशिष्ट हैं, भूसा है, भूसी है, डंठल है, टहनियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें कि सभी प्रोटीन, फैट, लिग्निन ये सब पाए जाते हैं, इनको हम कंपोस्ट खाद बनाएं, इनको इनके वर्मी कंपोस्ट में सहायता लें इनकी। और जो कृषि रसायन है इनका भी हम प्रयोग कम से कम करें। कृषि रसायनों की जगह हम ऐसे ऑर्गेनिक जीवनाशी का प्रयोग करें। ऐसे हम जो बीमारियों को रोकथाम के लिए हम ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो कि मृदा में प्रदूषण न फैलाएं, मृदा को नष्ट न करें। जितने भी ऑर्गेनो क्लोरीन तथा आर्सेनिक की जगह कम से कम समय मृदा, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनो क्लोरीन और जो आर्सेनिक होते हैं ये मृदा में अधिक समय तक बने रहते हैं। इनका हम ऐसे कीटनाशी पदार्थों का प्रयोग कम से कम करें और रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रयोग से भी हम बचें। तभी हम अपनी स्टार्थियम है, जस्ता वाली मृदाओं में फास्फेट उर्वरक का फसलों में इस्तेमाल आदि करें, तभी हम उचित मृदा से हम प्रोडक्शन ले पाएंगे। औद्योगिक प्रदूषण रोकने से संबंधित उपाय, इसमें क्या, उद्योगों की चिमनियाँ और वाहनों के अत्यधिक वृद्धि के कारण वायुमंडल के प्रदूषण को हम रोकें। यातायात के साधनों से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए हम प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाएं, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ पृथ्वी पे आएगी, हमारी पृथ्वी भी प्रदूषित होगी। और बहुत सारे ऐसे उपाय करें जिससे कि हम अपने पर्यावरण को, अपनी मृदा को बचाएं। कुल मिलाकर के जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसकी हम ग्रेडिंग करके ही हम मृदा में ऐसे उपयोग करें कि हमारी मृदा प्रदूषित ना हो। बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। इससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बाढ़ और सूखे की संभावनाएं बनी रहती हैं, बीमारियों की संभावनाएं बनी रहती हैं। घुलनशील विषैले तत्व जैसे आर्सेनिक, पारा, सीसा, नाइट्रेट ये जलाशय तथा भूमिगत जल में चले जाते हैं और पीने के लिए पानी को खराब कर देते हैं। औद्योगिक चिमनियाँ और वाहनों से निकली हुई गैसों का वर्षा तथा सिंचाई के जल के साथ विभिन्न प्रकार के अम्ल बन जाते हैं जो मृदा की अम्लीयता बढ़ा करके जैव मंडल को खराब कर देते हैं। मृदा में प्रमुख गैसों का अनुपात बदलने से लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और उनकी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, जिससे कि मृदा में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, अमेनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं खन जायन, वो कम हो जाता है। मृदा विभिन्न प्रकार के रोगों और बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। मृदा की उर्वरकता समाप्त हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। अगर हम इस मृदा के ऊपर इस ऑर्गेनिक वेस्ट के डिस्पोजल की व्यवस्था सही से कर लेंगे तो हमारी मृदा प्रदूषण से बच जाएगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा वायुमंडल स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।